स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा प्लेटफॉर्म स्टडी IQ IAS में। मैं प्रशांत आप सभी का स्वागत करता हूं PIB के वीकली एनालिसिस में। दोस्तों, आज इस सेशन में हम जो हमारा अक्टूबर मंथ है उसके थर्ड वीक का वीकली एनालिसिस करेंगे। तो इसमें आपको 15th ऑफ अक्टूबर से लेकर 21st अक्टूबर तक के करंट अफेयर्स इसमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपको 2026 के लिए एक ऐसे बैच को ज्वाइन करना है जो आपकी कंप्लीट तैयारी कराए, साथ में उस बैच के अंदर में अगले 3 साल की वैलिडिटी हो, उस बैच में आपका CSAT की क्लासेस, उस बैच में आपका GS की क्लासेस के साथ साथ में 1-to-1 मेंटरशिप हो, आपकी प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज हो, बुक्स हो, यानी कि वो कंप्लीट एक बैच रहने वाला है। तो स्टडी IQ IAS के इस बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको एक PRT लाइव कोड यूज करना होगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ये इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है, कई बार आप सभी जानते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन आते रहते हैं। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, सबसे पहला तो क्वेश्चन ये आएगा कि क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है या फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो मेरे प्यारे दोस्त, ये डिफरेंस याद रखेंगे आप सभी के सभी कि जो भी बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशन के किसी आर्टिकल से स्टैब्लिश होती है उनको हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं, और जो भी बॉडीज किसी एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश होती है उसको हम स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं। तो ये वाली जो बॉडी है ये है स्टैट्यूटरी बॉडी है। प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट कर लीजिएगा, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। अभी दरअसल ये न्यूज में क्यों है, क्योंकि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने एक एक्शन का है, कहां पर, फॉर एन अगेंस्ट एन ऐप फॉर एलिजिडली, अगर देखा जाए ऑब्जेक्शनल मटेरियल किससे रिलेटेड, बच्चे से रिलेटेड, उस ऐप पर हमें देखने को मिला है। तो आप सभी जानते हैं कि बच्चों से रिलेटेड कोई अगर सेक्सुअल या अब्यूजिव कंटेंट अगर हमें कहीं पे भी देखने को मिलता है कंटेंट के अलावा, या फिर बच्चों के राइट्स के रिगार्डिंग अगर हम टू बी प्रिसाइज अगर बात करें, तो ये वाली बॉडी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, पहली बात तो ये, और ये 2007 में स्टैब्लिश हुआ था, 2007 के अंदर में। ये भी पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। किस एक्ट के तहत स्टैब्लिश हुआ ये भी आप नोट कर सकते हैं। अब देखेंगे चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005 वाला जो है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में क्या करता है, काम करता है। इसका मेन मैंडेट क्या है, ये इंश्योर करना जैसे सारे लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वो क्या करें, जो चाइल्ड के राइट हैं उनको क्या करें, उनके साथ में मतलब क्या नाम है, उनके अगेंस्ट में ना जाए, उनको क्या कहे, प्रोटेक्ट करते हुए चलें। एक और चीज याद रखिएगा, चाइल्ड की डेफिनेशन क्या है यहाँ पर, किस से कितने एज तक को, तो याद रखिएगा 0 से लेकर 18 साल की उम्र तक के हम क्या करते हैं, उसको चाइल्ड की डेफिनेशन में रखते हैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और आप सभी को ये भी पता ही होगा कि भारत जो UN का चाइल्ड राइट्स से रिगार्डिंग कन्वेंशन है उसका भी क्या है, सिग्नेटरी है। तो NCPCR इस कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो बच्चों के, जो चाइल्ड के राइट्स को क्या करता है, नेशनल एज वेल एज स्टेट लेवल पर क्या करता है, प्रिजर्व करने की कोशिश करता है। तो इसको प्लीज आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं। इस कमीशन के अंदर में एक चेयरपर्सन होते हैं, 6 अदर मेंबर्स भी होते हैं। तो फंक्शंस ऑफ नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो आप देख सकते हैं, जैसे सबसे पहली बात तो एग्जामिन करते हैं, रिव्यू करते हैं वो सेफगार्ड फीचर्स जो कि लॉ के तहत में प्रोवाइड किए गए हैं। कोई रिपोर्ट है अगर चाइल्ड के राइट्स के वॉलेशन से रिलेटेड तो उसको चेक करते हैं। इवन अगर देखा जाए तो एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट के भी फंक्शनिंग को कॉन्टिन्यूसली क्या करते रहते हैं, चेक करते रहते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं चाइल्ड राइट्स के वॉलेशन के केसेस को, स्टडी करते हैं ट्रीटीज़ को, अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या अदर इंटरनेशनल ट्रीटीज़ को भी। ठीक है, और चाइल्ड राइट्स के अंदर में क्या करते हैं, ये रिसर्च को भी क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें इसी चीज़ से रिलेटेड हैं। इवन अगर देखा जाए तो ज़रूरत नहीं है कि आप सभी के सभी केसेस को इनके पास में कंप्लेंट लेकर ही जाएं। अगर कोई सोशल मीडिया पर या फिर अखबारों में या कहीं से भी इनके ध्यान में लाई जाती हो बात, तो ये सो मोटो यानी कि खुद से भी उस केस की क्या कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं। मेन मेरा जो ऑब्जेक्टिव है इस टॉपिक को पढ़ाने का ये है कि आपको NCPCR के बारे में पता होना चाहिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, दैट्स इट। तो आगे बढ़ते हैं और NCPCR का आप देख सकते हैं एविडेंस
एफिडेविट के रूप में आप देख सकते हैं। ये बल्कि क्या कर सकते हैं कि एनी कॉपी ऑफ रिकॉर्ड, सारी चीज़ें अपने सामने मंगा सकते हैं, समन जारी कर सकते हैं, विटनेस को बुला सकते हैं, ये सब चीज़ें भी इनके पास में अधिकार है। नेक्स्ट टॉपिक है, सीसीपीए ने गाइडलाइंस जारी करी हैं कि कैसे ग्रीन वॉशिंग जो यूज किया जा रहा है काफी सारी कंपनीज के द्वारा। ग्रीन वॉशिंग बेसिकली क्या है कि आपका कोई प्रोडक्ट है या आपके कोई एक्शंस हैं या आपकी कोई फंडिंग है, उसको आप शोकेज ये करते हैं कि ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यहां से किसी भी प्रकार का एमिशन नहीं हो रहा है, ये एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ में, गोल की तरफ में। तो यानी कि प्रोडक्ट बेसिकली है नहीं या सर्विसेज बेसिकली है नहीं, बट आप उसको शोकेज ऐसे कर रहे हैं, ग्रीन वॉशिंग कर रहे हैं। तो उसके रिगार्डिंग सीसीपीए ने क्या किया है, अभी एक नोटिस जारी किया है, गाइडलाइंस जारी करी है। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, आप सभी जानते हैं कि जो कंज्यूमर राइट्स एक्ट है उसके तहत में इसको एस्टैब्लिश किया, नेशनल लेवल की एजेंसी है जिसका मेन काम है कैसे कंज्यूमर के राइट्स को क्या किया जाए, प्रोटेक्ट किया जाए। तो उन्होंने नई गाइडलाइंस दी है किसके लिए कि कब किया जा सके ग्रीन वॉशिंग एंड मिसलीडिंग एनवायरमेंटल क्लेम्स को जो कंपनीज करती हैं। कई सारी कंपनीज करती हैं कि हमारा जीरो वेस्ट होता है, हमारा एनवायरमेंट को बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, बल्कि बेसिकली उनके जो प्रोडक्ट होते हैं, सर्विसेज होती हैं, वो नुकसान पहुंचा रही होती हैं। तो इसी टर्म को हम ग्रीन वॉशिंग बोलते हैं। दीज गाइडलाइंस एम टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, एक्यूरेसी एंड एनवायरमेंटल क्लेम्स के रिगार्डिंग वहां पर ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की जा रही है। तो प्लीज याद रखिएगा, ये डेफिनेशन जरूर आएगा क्वेश्चन। तो ग्रीन वॉशिंग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जहां पर कंपनीज फॉल्सली, यानी कि ऐसा होता नहीं है बट वो झूठा क्लेम करते हैं, या फिर अगर मान के चलिए 0.1%, 1% कुछ है तो उसको एग्जैजरेट करते हैं कि उनका जो प्रोडक्ट है वो एनवायरमेंटल बेनिफिट के लिए है, उनका प्रोडक्ट एनवायरमेंट को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। वो बहुत सारी वेग डेफिनेशन को यूज करते हैं, कई सारे ऐसे टर्म यूज करते हैं जैसे इको फ्रेंडली, सस्टेनेबल, तो जिससे एक भ्रम पैदा होता है कंज्यूमर के अंदर में कि ये जो प्रोडक्ट है ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है, बट वो होता नहीं है, यानी कि फॉल्स क्लेम है। तो इसको बोला जाता है क्या, ग्रीन वॉशिंग। दिस टैक्टिक सीक्स टू एक्सप्लॉइट ग्रोइंग कंज्यूमर अवेयरनेस ऑफ सस्टेनेबिलिटी, डाइवर्टिंग अटेंशन फ्रॉम जेन्युइन एनवायरमेंटल एफर्ट। यहां पर आप सभी जानते होंगे कि बहुत सारे लोग क्या हो रहे हैं, अवेयर हो रहे हैं, वो देखते हैं कि इको फ्रेंडली क्या है, सस्टेनेबल कौन सा प्रोडक्ट है। तो कई सारी कंपनीज अपने प्रोडक्ट को मार्केट में बनाए रखने के लिए कई बार फॉल्स क्लेम करते हैं, उसको बोला जाता है ग्रीन वॉशिंग। ठीक है, तो टाइप ऑफ ग्रीन वॉशिंग क्या है, मिसलीडिंग सिंबल का यूज किया जाता है, कई सारे लाइज, झूठ बोले जाते हैं, प्रूफ नहीं होता फिर भी उसको क्लेम किया जाता है, पॉलिटिकल एंगल भी दे दिया जाता है, इनकंसिस्टेंट होते हैं, कई सारे आपने देखा होगा क्या नाम है, जुमले, ये सब चीजें चलाई जाती हैं। ठीक है, सिलेक्टिव चीजें ही क्या करी जाती है, पब्लिक डोमेन में रखा जाता है। आप देखेंगे एम्प्टी क्लेम्स एंड पॉलिसीज होती हैं, वेगनेस होती है काफी ज्यादा, और उनका जो सर्टिफिकेशन है, जो लेबल्स यूज किए जाते हैं वो भी काफी सारे क्वेश्चनेबल होते हैं। तो ये गाइडलाइंस इंपॉर्टेंट है, वैसे भी ग्रीन वॉशिंग काफी ज्यादा न्यूज में है। तो गाइडलाइंस क्या कह रही है, आपको स्पेसिफिक क्लेम करना है कि नेचुरल है, ऑर्गेनिक है, सस्टेनेबल है, ये मस्ट इंक्लूड क्वालिफायर्स एंड रिलायबल साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, तभी जाकर आप इन टर्म्स का यूज कर सकते हैं। जैसे इको फ्रेंडली, ग्रीन, ये आप यूज नहीं कर सकते, ये प्रोहिबिटेड है। कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड क्लियर एंड एक्सेसिबल डिस्क्लोजर्स, जिसको आप पढ़कर ये अंदाजा लगा सके कि हाँ जो ये कंपनी क्लेम कर रही है क्या ये सही है भी या नहीं है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें, ग्रीन वॉशिंग वैसे भी काफी ज्यादा न्यूज में है। नेक्स्ट टॉपिक है नोबेल प्राइज फॉर एक्सप्लेनिंग Why nations fail or succeed। तो आपको सबसे पहली बात तो इसके अंदर में आपको नोबेल प्राइज किसको मिला है, क्या है, ये पता होना चाहिए। तो 2024 का जो नोबेल प्राइज है वो यूएस के जो इकोनॉमिस्ट डैरन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन, उनको मिला है। और उनकी स्टडी क्या है कि कैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किसी कंट्री के अंदर में प्रॉस्पेरिटी को कैसे इंपैक्ट करते हैं, कितने ट्रांसपेरेंट वे में, कितने एफिशिएंट वे में इंस्टीट्यूशंस काम करेंगे, वो ये इंश्योर करेगा कि क्या किसी देश में इकोनॉमिक लेवल पर इनइक्वालिटी रहेगी या नहीं रहेगी। किसी देश के इंस्टीट्यूशन कितने बेहतर तरीके से काम करेंगे, तो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, पुअर और रिच के बीच का जो गैप है, उन सब चीजों के ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो ये क्या है, द रिचेस्ट 20% ऑफ कंट्रीज आर 30 times wealthier than the poorest 20%. Various theories such as colonialism, natural resources, intelligence,
हिस्टोरिकल एक्सीडेंट्स, ये सब चीजें प्रपोज की जाती हैं कि ये डिस्पैरिटी क्यों है, आखिर क्यों कंट्रीज रिच नहीं हैं या कुछ कंट्रीज क्यों पुअर हैं। तो उसके पीछे एक तो बहुत बड़ा कारण कॉलोनिज्म को दिया जाता है कि कॉलोनी बनाकर रखा गया, रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया गया, कई सारे कंट्रीज में नेचुरल रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी नहीं होना। आप देखेंगे जो वहां पर कई जगह पर जो इंटेलिजेंस, स्किल सेट, ये सब चीजें, हिस्टोरिकल एक्सीडेंट, ये सब चीजें हैं। लेकिन यहां पर जो नोबेल प्राइज जिनको मिला उन्होंने कहा है कि इस समय पर जो क्वालिटी ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि कोई कंट्री प्रोग्रेस करेगी, ग्रोथ करेगी या नहीं करेगी। तो इंस्टीट्यूशंस एक्ट एज रूल्स ऑफ द गेम जो इन्फ्लुएंस करेंगे इंडिविजुअल इंसेंटिव्स को और इकोनॉमिक आउटकम को। तो अगर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशंस हैं तो वो क्या करेंगे, जैसे प्रॉपर्टी राइट्स, डेमोक्रेसी, इसका लॉन्ग टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर में इंपैक्ट पड़ेगा और ये जो गैप होता है ना रिच और पुअर का, उसको आप कम कर सकते हैं। और जो एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर इनसिक्योर होंगे प्रॉपर्टी राइट, लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम होगी, जिसके कारण में कहीं पर भी ग्रोथ नहीं हो पाएगी और पॉवर्टी रहेगी ही रहेगी। तो ये एक तरीके से आप नोट कर सकते हैं कि इंस्टीट्यूशन चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की प्रॉस्पेरिटी के अंदर में। तो रूलर्स बेनिफिट फ्रॉम एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशंस एज दे इनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन फॉर पर्सनल गेन, और उससे उनको बेनिफिट मिलता रहता है। ठीक है, तो याद रहेगा ये। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट है प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है माउंट एडम्स, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। अभी यहां पर अर्थ को हमें देखने को मिला, तो यूएस के अंदर में ये है, आप इसकी लोकेशन याद रखिएगा, प्लेसेस इन न्यूज करके क्वेश्चन आ सकता है। तो माउंट एडम्स स्ट्रेटोवोल्केनो है जो कहां पर है, आपका कैस्केड जो रेंज है वेस्टर्न यूएस के अंदर में, वहां पर ये है। ठीक है, और ये सेकेंड हाईएस्ट माउंटेन है वॉशिंगटन में आफ्टर माउंटेन रेनियर के बाद में। तो प्रीलिम्स के लिए है। नेक्स्ट टॉपिक, वैसे मैंने लास्ट जो वीकली एनालिसिस उसमें आपको पढ़ाया भी था, आसियान है ना। तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के अंदर में 10 कंट्रीज होती हैं। अब उन 10 कंट्रीज का 6 कंट्रीज के साथ में एक और ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट। तो प्रधानमंत्री मोदी जी जब गए थे तो आसियान के साथ में तो मीटिंग करी थी, लेकिन साथ में हमने ईस्ट एशिया समिट के अंदर में भी क्या करा था, शिरकत करी थी। यहां पर भी हमने मीटिंग में क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। तो याद रखिएगा ईस्ट एशिया समिट क्या है, इसकी बेसिकली क्वेश्चन आ सकता है यहां पर मेंबरशिप के ऊपर में कि कितने मेंबर्स इसके अंदर में हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ईस्ट एशिया समिट जिसमें आसियान के 10 कंट्रीज प्लस में 6 दूसरी कंट्रीज, उन सभी को मिलाकर बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट बोलते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जी वहां पर गए थे, वहां पर डेवलपमेंट ओरिएंटेड अप्रोच की तरफ में बात करी, वहां पर नालंदा यूनिवर्सिटी की बात करी और रिक्वेस्ट किया हेड्स ऑफ ईस्ट एशिया समिट मेंबर कि वो ज्वाइन करें, हेड्स ऑफ हायर एजुकेशन, ये सारी की सारी चीजें। तो याद रखिएगा ईस्ट एशिया समिट है क्या। पहली बात तो आसियान की 10 कंट्रीज कौन कौन सी, वियतनाम, फिलीपींस, म्यांमार, लाओस, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, ब्रुनाई, ये 10 कंट्रीज प्लस में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड कोरिया, ये 6 कंट्रीज, इनको मिलाकर क्या किया जाता है, हम बोलते हैं ईस्ट एशिया समिट बोलते हैं। प्लीज प्रीलिम्स के लिए नोट करिएगा। ठीक है, और आप देखेंगे यूएस एंड रशिया फेडरेशन जॉइंट द 6th ईस्ट एशिया समिट इन 2011। ठीक है, क्लियर है। तो याद रखिएगा 16 पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज होती हैं जिसके अंदर में ये सारी की सारी कंट्रीज, 10 आसियान की प्लस में उसके बाद में ये 6 कंट्रीज जो आपको मैंने बताया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, जापान, न्यूजीलैंड एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया। क्लियर है, चले तो नोट कर लीजिएगा। तो ईस्ट एशिया समिट अगर देखा जाए तो आसियान का इनिशिएटिव है जहां पर वो अपने जो 10 कंट्रीज हैं इनका जो क्या नाम है आउटरीच है उसको इंक्रीज करना चाहते हैं इन कंट्रीज के अंदर में भी। चले तो 6 प्रायोरिटी एरियाज हैं जैसे एनर्जी, एनवायरनमेंट, एजुकेशन, फाइनेंस, ग्लोबल हेल्थ इंस्टीट्यूशंस, नेचुरल डिजास्टर, आसियान कनेक्टिविटी, इनके ऊपर में काम किया गया। नेक्स्ट टॉपिक है महा ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर बहुत सारे इनिशिएटिव स्कीम्स लॉन्च की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। उसी में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो क्या नाम है अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो ANRF बनाया गया रिसेंटली, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे देश के अंदर में कैसे रिसर्च और डेवलपमेंट को इंक्रीज किया जाए। तो उन्होंने क्या किया है, ये लॉन्च किया है मिशन फॉर एडवांसमेंट इन हाई इंपैक्ट एरियाज इलेक्ट्रिक व्हीकल। ऐसा मिशन उन्होंने लॉन्च किया जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं उनको लोकली कैसे
बनाया जाए, कैसे हमारी जो डिपेंडेंस है इंपोर्ट के ऊपर में उसको कम किया जाए, कैसे डोमेस्टिक इनोवेशन को सपोर्ट किया जाए, और कैसे भारत को ग्लोबल लीडर के रूप में, स्टेज के रूप में क्या क्या सेट किया जाए इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में। आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल की बहुत सारी चीजें अभी भी क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, यानी कि इंपोर्ट डिपेंडेंस है हमारा। तो इसलिए ANRF के द्वारा इसको लॉन्च किया गया कि कैसे हमारे देश के अंदर में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उससे रिगार्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके रिगार्डिंग जो टेक्नोलॉजी, उसको कैसे डेवलप किया जा सके। ठीक है, तो याद रहेगा ये, it aims to inject swift technological advancement in critical sectors that have colossal influence on the future growth of economic vehicle and future growth of nation। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखिएगा ये चीज, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरीज हो गई, बैटरी सेल्स हो गए, पावर इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई, ये सब चीजों के ऊपर फोकस किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंस क्यों है? क्योंकि अगर डोमेस्टिक लेवल पर अगर कैपेबिलिटीज बढ़ेंगी, डिजाइन और डेवलपमेंट इंप्रूव होगा, तो ये क्या करेगा, हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की कॉस्ट, एफिशिएंसी प्लस में जो इंपोर्ट डिपेंडेंस, उन सब चीजों को क्या करेगा, कम करेगा। साथ में इन्वेस्टमेंट भी आएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन, IPU। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा। तो 149th IPU असेंबली 13 से 17 अक्टूबर को हुई। और तो IPU क्या है आपको पता होना चाहिए। तो IPU ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल पार्लियामेंट्स हैं उनका, वर्ल्ड के अंदर में जितनी भी नेशनल पार्लियामेंट्स हैं उनका ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। 1889 में इसको एस्टैब्लिश किया गया था और ये फर्स्ट मल्टीलैटरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहा जहां पर आप कोऑपरेशन और डायलॉग को क्या कर रहे हो, प्रमोट कर रहे हो। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर में। करंटली अगर देखा जाए IPU के अंदर में 180 कंट्रीज हैं जिसकी नेशनल पार्लियामेंट पार्टिसिपेट करते हैं और 15 रीजनल पार्लियामेंट्री बॉडीज हैं इसके अंदर में। तो नोट कर सकते हैं स्लोगन क्या था, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। तो बस खाली छोटा सा टॉपिक है, आपको पता होना चाहिए। तो इसमें ना एक प्राइज दिया जाता है, क्रेमर पैसी प्राइज, जो कि इनके फाउंडर के नाम पर रखा गया। तो ये अवार्ड दिया जाता है एवरी ईयर टू सिटिंग पार्लियामेंटेरियंस हु मेक एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन। तो उस कारण से न्यूज में नेक्स्ट टॉपिक है डिप्थीरिया। राजस्थान में WHO की टीम आई डिप्थीरिया के काफी सारे डेथ के केसेस देखने के बाद में। तो 7 चिल्ड्रंस की जान चली जाती है, बच्चों की जान चली जाती है राजस्थान के डीग डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो इसलिए WHO की टीम आती है ये स्टडी करने के लिए, ऐसा क्यों है। तो आपको फिर डिप्थीरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो डिप्थीरिया के केसेस काफी ज्यादा प्रेवलेंट हैं, ऐसा नहीं है कि नया कोई केस है, ये काफी ज्यादा पहले से भी रहते हैं। तो डिप्थीरिया क्या है? एक सीरियस इन्फेक्शन है जो एक बैक्टीरिया के कारण में होता है, वायरस के कारण में नहीं, बैक्टीरिया के कारण में होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है कॉरिनबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। ठीक है, जो कि काफी ज्यादा टॉक्सिन हो जाता है। ठीक है, और ये फिर टॉक्सिन क्या होता है, अटैच हो जाता है किसके साथ में, हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंटली टिश्यूज जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर में है। और इसके कारण में जो हमारे हेल्दी टिश्यूज हैं उनकी क्या हो जाती है, किलिंग हो जाती है और फिर इसके कारण में जान चली जाती है। तो एक तो बैक्टीरिया का नाम याद रखिए और कहां पर ये अटैच होता है ये भी याद रखिएगा। तो टिपिकल सिम्टम्स क्या है इस इन्फेक्शन के? गला में सूजन हो जाना, सोर थ्रॉट, फीवर, नेक ग्लैंड्स में स्वेलिंग होना, वीकनेस होना। ठीक है, फिर उसके बाद में देखेंगे धीरे धीरे क्या है, डेड टिश्यूज फॉर्म होने शुरू हो जाएंगे। ये सारी की सारी चीजें। और एक और चीज याद रखिए, डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया है वो पर्सन टू पर्सन भी स्प्रेड होता है थ्रू कफ, स्नीजिंग। इसके कारण पीपल कैन ऑल्सो गेट सिक फ्रॉम टचिंग इन्फेक्टेड ओपन सोर्स और अल्सर को। ठीक है, तो ये चीज आप देख सकते हैं। एक और चीज याद रखिएगा, डिप्थीरिया का प्रिवेंशन किया जा सकता है, इसका वैक्सीनेशन है, जो DPT आपने देखा होगा। तो वैक्सीनेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे। तो डिप्थीरिया वैक्सीन इज पार्ट ऑफ DPT, डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस एंड टेटनस वैक्सीन का हिस्सा है। बट दिक्कत क्या है कि बहुत सारे लोग वो कहते हैं ना कि नहीं लगवाने वाला जो माइंडसेट होता है, उसके कारण में ये केसेस अभी भी बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, इंश्योरिंग 100% वैक्सीन कवरेज, बूस्टर डोजेज इज क्रिटिकल। तो ये चीज आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है NPPA, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसका मेन काम है दवाइयों का प्राइस क्या रहेगा, किस दवाई का कितना प्राइस रहेगा, उसके रिगार्डिंग ये नोटिफिकेशन जारी कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा प्राइस नहीं होना चाहिए। तो NPPA एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर में काम करते हैं। कौन सी मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर के अंडर में। प्लीज नोट करिएगा, जो 1997 में स्टैब्लिश किया गया था। और किस लिए स्टैब्लिश किया गया था? जो प्राइजेस हैं क्या नाम है ड्रग्स के, दवाइयों के, उनको रेगुलेट करने के लिए, उनको रिवाइज करने के लिए। ठीक है,
और याद रखिएगा कौन से रूल्स के तहत में या ऑर्डर के तहत ना, ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर DPCO के तहत में इसको स्टैब्लिश किया गया था। द प्राइसेस आर नाउ फिक्स्ड रिवाइज अंडर ड्रग्स प्राइसेस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत में होता है। तो ये प्राइसेस को मॉनिटर करता है, उनको कंट्रोल करता है। तो इंपॉर्टेंट है NPPA का अगर फंक्शंस देखें तो इम्प्लीमेंट एंड एनफोर्स द प्रोविजंस ऑफ दैट ऑर्डर, प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। साथ में ये स्पॉन्सर करते हैं रेलेवेंट स्टडीज़ को भी मॉनिटर करते हैं, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रग्स, दवाइयाँ अवेलेबल हैं। ये दरअसल न्यूज़ में इसलिए है कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं उनके प्राइस को कम करने के लिए इन्होंने क्या है, नोटिस किया था, वहाँ पर गाइडलाइंस जारी करी थी। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर वैसे शुरू कहाँ से हुआ था? 1995 से शुरू हुआ था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया था। किस कानून के तहत में? जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है 1955, उसके अंडर में। फिर इसको टाइम टू टाइम हम क्या करते हैं, इसको ऑर्डर को क्या करते हैं, चेंज करते रहते हैं, अपडेट करते रहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है फोर्टिफाइड राइस। ये तो वैसे हमने पढ़ा है टॉपिक है। तो बेसिकली फोर्टिफाइड राइस क्या होता है दोस्तों? आप सभी को ये चीज़ पता ही है कि हमारे देश में बहुत बड़ी एक पॉपुलेशन है जो स्टंटिंग, वेस्टिंग, अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन से क्या है, जूझ रहे हैं। तो उनको सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिल सके। तो सफिशिएंट न्यूट्रिशन मिले कैसे? तो आप सभी जानते ही हैं कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राशन प्रोवाइड करना, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें, मिड डे मील के थ्रू बहुत सारी चीज़ें कर रही हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसके पास में अभी भी सफिशिएंट न्यूट्रिशन नहीं है। तो एक आइडिया आया कि क्यों ना हम एक्स्ट्रा एडिशनल न्यूट्रिशन को हम क्या करें, ऐड करें राइस में, क्योंकि राइस एक ऐसी चीज़ है जो हमारे देश की मैक्सिमम पॉपुलेशन रिलेटिवली कंज्यूम करती है, खाती है। तो क्यों ना हम राइस को क्या करें, उसको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसके तहत में क्या करें, राइस को जो कि एडिशनल जिसमें हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम क्या करें, डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे जिंक हो गया, विटामिन हो गया, आप देखेंगे आयरन हो गया, ये सब चीज़ें क्या करें उसके अंदर में ऐड करें। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि हम इसको कंटिन्यू करेंगे फोर्टिफाइड राइस को, जिससे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो डेफिशिएंसी है उसको क्या कर सकेंगे, हम कम कर सकेंगे। तो फोर्टिफाइड राइस क्या होता है, जिसमें आप एनरिच करेंगे आयरन, ठीक है, जिंक, ये सब चीजें ऐड करेंगे, फॉलिक एसिड, ये सब चीजें ऐड करेंगे, जिससे क्या होगा, वो हेल्प करेगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स से फाइट करने के अंदर में। ठीक है, तो याद रखिएगा इस चीज को। दो यूनियन कैबिनेट ने इसको अप्रूव किया है और ये दिसंबर 2028 तक चलेगा। और ये जो फोर्टिफाइड राइस है ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और इससे जो थैलीसीमिया हो गया, एनीमिया हो गया, या माइक्रो या स्टंटिंग हो गया, वेस्टिंग हो गया, माल न्यूट्रिशन हो गया, उसको क्या कर सकते हैं, आप फाइट कर सकते हैं। तो फोर्टिफाइड राइस क्या होता है? refers to food product that have been enhanced with essential vitamins, minerals और other nutrients उसके अंदर में डाले जाते हैं। तो फोर्टिफिकेशन प्रोसेस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है उसको क्या किया जा सके, फाइट किया जा सके। तो राइस फोर्टिफिकेशन कैसे है? अगर आप देखेंगे वे 65% हमारी जो पॉपुलेशन है वो राइस को डेली कंज्यूम करती है। तो अगर वो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू हम उनको राइस देते हैं उसको अगर हम फोर्टिफाई कर लें, उसमें हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को ऐड कर लें, तो ये जो क्या नाम है डेफिशिएंसीज को हम हैंडल कर सकते हैं। खास तौर पे आयरन की जो डेफिशिएंसी है जिसके कारण में एनीमिया जैसी बीमारी होती है। ठीक है, तो एनीमिया के रेट को कम किया जा सकता है वल्नरेबल ग्रुप वुमेन एंड चिल्ड्रन के अंदर में, और ग्लोबल प्रैक्टिस काफी ज्यादा फेमस भी है। ठीक है, क्लियर है। और नेक्स्ट टॉपिक है पाली लैंग्वेज। आप सभी को पता ही है ना कि क्लासिकल लैंग्वेजेस में पाली लैंग्वेज को भी ऐड कर दिया गया। क्लासिकल लैंग्वेज कितनी हो चुकी है? 11 हो चुकी है ना। पहले 6 थी, या 5 और ऐड कर दी गई है। तो अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पाली की लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बता रहे थे। और आप सभी जानते हैं कि बुद्धिज्म में वैसे भी पाली लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो अभिधम्म जो दिवस, इंटरनेशनल अभिधम्म दिवस है, उसको जब सेलिब्रेट किया जा रहा था तो वहां पर उन्होंने स्टेटमेंट दी। तो अभिधम्म दिवस क्या होता है? इस दिन जो डिसेंट हुआ था तुषिता से, संकरसिया से, अभी आप आगे भी देखेंगे, तो इसको क्या किया जाता है, यहाँ पर देखा जाता है। और ये दर्शाता है इंडिया और बुद्धिज्म के बीच में जो बॉन्ड है। तो बुद्धिज्म वैसे ही बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है, बुद्धिज्म डिप्लोमेसी चल रहा है, इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन न्यूज़ में है, प्लस में आप देखेंगे एशियन बुद्धिस्ट समिट भारत में हो रहा है। तो ऐसे कारण से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। तो गवर्नमेंट का मेन एम क्या है कि पाली को कैसे प्रमोट किया जाए थ्रू वेरियस इनिशिएटिव्स, जैसे इंडिया के जो कल्चरल हेरिटेज है और बुद्धिस्ट जो आइडेंटिटी है उसको क्या किया जा सके, एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सके। तो पाली लैंग्वेज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पाली एक एंशिएंट इंडो आर्यन लैंग्वेज है जो कि डिराइव की गई है, ऐसा कहा जाता है, संस्कृत से, प्राइमरली एसोसिएटेड विद थेरावाडा बुद्धिज्म से। और पाली की जो स्क्रिप्ट है कॉमनली जो लिखी जाती है वो ब्राह्मणी स्क्रिप्ट के ऊपर में लिखी जाती है। ठीक है, एज वेल एज अदर स्क्रिप्ट जैसे रोमन और सिन्हला स्क्रिप्ट में भी इसको लिखा जाता है। तो बुद्धिस्ट लिटरेचर अगर पाली भाषा में देखा जाए त्रिपिका,
आप देखेंगे 3 बास्केट जिनको बोला जाता है, जो बुद्धिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विनय पिताका, सुत पिताका और अभिधम पिताका। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके आता है। तो विनय पिताका में जो मोनास्टिक रूल्स हैं वो मेंशन है। सुत पिताका में क्या मेंशन है कि डिसाइपल्स को और बुद्ध जी के बीच में जो क्या हुआ था, आप जो भी चीज़ें लिखी गई थी, बोले चाल, ये सारी चीज़ें, और उसके अंदर में फिलोसॉफिकल अभिधम पिताका के अंदर में है। ठीक है, फिर आप देखें सुत, जिसको हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं धम्मपदा, एक कलेक्शन ऑफ वर्सेस हैं, एथिकल कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जातका स्टोरी, जातका स्टोरी क्या है कि प्रीवियस लाइफ से रिलेटेड स्टोरीज को इसमें बताया गया है, बुद्ध जी से रिलेटेड। ठीक है, फिर कमेंट्रीज आपको नजर आएंगी, जैसे विशुद्ध मार्ग, ठीक है, पाथ ऑफ प्योरिफिकेशन, ये सारी की सारी चीजें हैं। तो पाली लिटरेचर हैज सिग्निफिकेंटली शेप्ड बुद्धिस्ट थॉट, तो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड डे। तो वर्ल्ड फूड डे इंपॉर्टेंट है, 16 अक्टूबर को हम सेलिब्रेट करते हैं। और क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि इस दिन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 16 अक्टूबर 1945 को एस्टैब्लिशमेंट हुआ था, इसलिए हम वर्ल्ड फूड डे के रूप में मनाते हैं। तो वर्ल्ड फूड डे इसलिए मनाया जाता है कि एक अवेयरनेस को फैलाया जा सके, कैसे फूड सिक्योरिटी को इंश्योर किया जा सके। वैसे भी इस समय पर फूड सिक्योरिटी को बहुत बड़ा क्राइसिस है, क्लाइमेट चेंज एक अपने आप में क्राइसिस है, सॉइल इरोजन अपने आप में क्राइसिस है, वाटर की अवेलेबिलिटी ना होना अपने आप में क्राइसिस है, आप जो क्रॉप का डाइवर्सिफिकेशन ना होना वो भी फूड के लिए बहुत बड़ा क्राइसिस है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का ना होना वो भी बहुत बड़ा फूड का क्या है, क्राइसिस है। तो इंसेप्शन ऑफ वर्ल्ड फूड डे क्या है? देखिए 16 अक्टूबर को 1945 को ये स्टैब्लिश किया गया था, तो इसलिए हमने 16 अक्टूबर को क्या किया, आइडेंटिफाई किया उसको। लेकिन इसको सेलिब्रेट कब से कर रहे हैं? 1979 से हम इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और ग्लोबल रिकॉग्निशन कब मिलता है? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 1984 में इसको सिग्निफाई करता है। तो राइट टू फूड ये क्या है? फंडामेंटल जो ह्यूमन राइट है, क्या सभी के पास में भोजन होना चाहिए, खाना होना चाहिए, उसको और ज्यादा क्या है, लोगों तक उसको प्रचार प्रसार करने के लिए ये क्या है, वर्ल्ड फूड डे के रूप में हम मनाते हैं। ठीक है, क्लियर है चीज? तो याद रखिएगा। तो ये कहा जा रहा है कि सस्टेनेबिलिटी की तरफ में अगर आगे बढ़ना है, फूड अगर सभी के लिए अवेलेबल हो, तो इंडिया के अंदर में कंसर्न काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। अगर आप वर्ल्ड वाइड फंड का भी अगर रिपोर्ट देखें तो भी कह रहे हैं कि अगर अभी से हमने फूड चेन, फूड डाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर और इन सब के ऊपर में काम नहीं किया, तो आने वाले समय में सफिशिएंट फूड हमारे देश में नहीं होगा। क्योंकि आने वाले समय 2050 तक जितनी लैंड चाहिए, जितने वाटर चाहिए, जितने हमें क्या नाम है, एक और बहुत बड़ा कंसर्न भारत में है कि धीरे धीरे करके फार्म से फार्मर्स क्या हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वो फार्म के अंदर में काम करना नहीं चाह रहे। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है, जिसके कारण में आने वाले समय 2050 तक हमें फूड एफिशिएंसी इंक्रीज करने की जरूरत है कि जितने लैंड में हम खेती कर रहे हैं वहां से ज्यादा फूड का क्या हो सके, प्रोडक्शन हो सके। तो आप देखेंगे जैसे हमने नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 में स्टैब्लिश किया था, जिसके तहत में हम क्या करते हैं, सब्सिडाइज्ड फूड क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये रिलीफ पैकेज लॉन्च किया गया था, आप सभी को ध्यान होगा कोविड के समय पर। जो भारत का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसने लैंडमार्क और एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कोविड के अंदर में, जिससे हमारी बहुत बड़ी पॉपुलेशन भुखमरी से बच गई थी। तो पीएम पोषण अभियान, जिसको पहले मिड डे मील के रूप में जानते थे, इसमें क्या करते हैं, हम एक वक्त का खाना, वो भी गर्म, क्या करते हैं, बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको क्या है, जो न्यूट्रिशन, सफिशिएंट न्यूट्रिशन उनको मिल सके। ठीक है, अंत्योदय योजना, जहां पर आप पुअरेस्ट ऑफ पुअर को क्या करते हैं, टारगेट करते हैं। राइस फोर्टिफिकेशन अभी हमने देखा ही। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो स्टेपल क्रॉप हैं उनके प्राइजेस को क्या करते हैं, स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप सभी ने हमेशा से जिक्र पढ़ा ही होगा ना कि कूनो नेशनल पार्क के अंदर में हम अफ्रीका से क्या लेकर आए थे, चीता लेकर आए थे। तो अब वहां से चीता को कहीं और पर रिलोकेट करने की जो बात की जा रही है, तो वहां पर गांधी सागर सेंचुरी के अंदर में रीइंट्रोड्यूस करने की बात की जा रही है। तो आपको बस खाली पता होना चाहिए कि गांधी सागर जो सेंचुरी है वो कहां पर है, तो ये मध्य प्रदेश के अंदर में है। और कौन सी नदी के, चंबल नदी के पास में है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1974 में स्टैब्लिश हुआ था, यूनिक बायोडाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए। तो बस इतना याद रखने की आपको जरूरत है। इसमें आप देखेंगे दिस इज बिहाइंड गांधी सागर सवाना इकोसिस्टम, जिसके अंदर में आप देखेंगे बहुत बड़ा ग्रासलैंड है और वर्ल्ड फेमस चतुर्भुज नाला रॉक शेल्टर्स यहीं पर ही आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो द सेंचुरी सराउंड्स द गांधी सागर डैम, जो कि बिल्ड किसके ऊपर में बनाया गया, चंबल नदी के ऊपर में बनाया गया। गांधी सागर इज ए सेकेंड लार्जेस्ट रिजर्वायर इन एरिया में देखा हीराकुड के बाद में। ठीक है, तो ये चीज नोट कर सकते हैं।
इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रीलिम्स फैक्ट। आप सभी को पता है मिलिट्री एक्सरसाइजेस पूछा जाता है। तो नसीम अल बहर किसके बीच में है? इंडिया और ओमान के बीच में। कहां पर? इंडिया एंड ओमान के बीच में नसीम अल बहर। कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज है। कौन सी है? नेवल एक्सरसाइज। और ये कब से शुरू हुई थी? 1993 से शुरू हुई है। और ऐसे जो एक्सरसाइजेज होती है क्या करते हैं? दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस को और भी बेहतर करते हैं। तो ये हमारा वीकली एनालिसिस था दोस्तों, 3rd वीक ऑफ अक्टूबर। आई होप आप सभी ने इसको पसंद किया होगा। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो स्टडी IQ IAS के इस बेहतरीन बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। PRT लाइव कोड यूज करके मैक्सिमम डिस्काउंट आपको मिलेगा। ये क्या नाम है, टेलीग्राम है, ये इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर दोस्तों। जय हिंद। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।